बूथ मजबूत करने की बारी। जीपीएस से मॉनिटरिंग की तैयारी। बीजेपी 5G सियासत की राह। कांग्रेस को कितनी परवाह। जब 3G का जमाना था और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का शोर था, तब से ही बीजेपी डिजिटली मजबूत पार्टी रही है। उस वक्त नरेंद्र मोदी की डिजिटली सभाएं होती थी। अब तो दौर 4G का है, या यूं कहें कि 5G भी आने ही वाला है। तो ऐसे में एक बार फिर बीजेपी डिजिटली अपडेट होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 को लेकर बीजेपी अभी से मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष जिलों के दौरे के साथ बूथ को मजबूत करने में लगे हैं और अब पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के साथ बूथ पर सीधी नजर है। बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह डिजिटली होगा। हर एक बूथ प्रभारी को मोबाइल के जरिए जीपीएस से जोड़ा गया है, यानी जो काम सौंपा गया है उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों पर होगी। तो बूथ का वेरिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन जो मूल हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार से कई प्रकार के काम है। बूथों के सशक्तिकरण का अभियान, उसके निमित्त प्रवास है। कोविड बढ़ रहा है, उसके कारण से प्रवास को सीमित किया है। केवल इंटरनल बैठकें वगैरह यही एक बार हम इसके कारण से कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को तो ब्रेक किया है। लेकिन चूँकि हमारा जो विस्तारक योजना है, इसको कैसे और ताकत दें जिसके आधार पर बूथ मजबूत बने, ये इस प्रवास के दौरान मुख्य तौर पर प्रवास। जब हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो उस कार्यकर्ता की वास्तविक पूरी जानकारी आनी चाहिए कि वो बूथ अध्यक्ष है, वो पन्ना का अध्यक्ष है, पन्ने की समिति का सदस्य है। तो उसको वो अपने एक मोबाइल के साथ उसको एक ऐप हमारी पार्टी ने तय की है। उस ऐप के माध्यम से हम उसका पूरा डाटा उसमें लेंगे, उसकी फ़ोटो रहेगी, उसका पूरा डाटा रहेगा, ताकि वो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअल हमारे कार्यकर्ता की जो मेहनत होगी वो उसमें वास्तविक सारे नाम, वास्तविक सारे चेहरे होंगे। बीजेपी ने वर्तमान परिवेश में अपने आप को ढाला है। कांग्रेस भी अपनी तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के जीपीएस सिस्टम में कांग्रेस को कुछ और नजर आ रहा है। हम कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, यदि मैं अपने फ़ोन से उसको लगाता हूं फ़ोन, तो वो मुझसे डायरेक्ट बात करता है, या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष जी उससे किसी भी मंडल सेक्टर के कार्यकर्ता से बात करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी अब भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। निश्चित रूप से राज्य में सत्ता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, पैसा भी बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं। तो हो सकता है कि अब मॉनिटरिंग जिस बात की जा रही है, कार्यकर्ता पर हमें भरोसा करना चाहिए। बीजेपी ने 2014 के बाद से अपने आप को डिजिटल किया है, जिसके कई उदाहरण सामने आए हैं। और अब 2023 को फतह करने एक बार फिर बीजेपी डिजिटल के जरिए अपनी रणनीति पर काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की 5G सियासत। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्द हमने सुने, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ एंकर बैठा मिले, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। शरद भी हो सकता है, शरद की जगह आप कह सकते हैं मिस्टर एस, ये भी हो सकता है। और वो किसी भी तरह से ये पता नहीं चलेगा कि वो कोई मानव चेहरा नहीं है। सवाल ये पूछा जाता है कि एंकर तो आपने अब जो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, वो एंकर ले लिया, तो जवाब आता है कंटेंट तो ओरिजिनल है ना सर। न्यूज़ तो वो असली ही पढ़ रहा है, जो खबरें घटी हैं वही हो रही हैं। तो जो लोग शायद ये सवाल उठाने की कोशिश करेंगे इसमें कि, तो बीजेपी का जवाब हो सकता है कि कंटेंट तो हमारा ही है ना साहब, चाहे वो 5G के ज़रिए जाए, 6G के ज़रिए जाए, जीपीएस के ज़रिए जाए। लेकिन इतना तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद अब खनकती हुई आवाज़ में अगर किसी रिकॉर्डेड वॉइस में किसी मोबाइल के ज़रिए किसी कार्यकर्ता को सुनाई दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकनीक आगे बढ़ रही है, दृष्टि आगे बढ़ रही है, सोच आगे बढ़ रही है। हालांकि मुख्य सवाल अभी भी है, जो सवाल हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड में तो कम बनी है ऐसी साइंस फिक्शन,
लेकिन हॉलीवुड में ये सवाल हमेशा उठता रहा है कि मैन इम्पॉर्टेंट है कि मशीन इम्पॉर्टेंट है, और अगर मशीनों का उपयोग बढ़ेगा तो क्या प्रक्रिया भी बहुत हद तक मशीनी मैकेनाइज नहीं हो जाएगी। तो ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। हो सकता है बीजेपी में भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि हम अगर ऐसी प्रक्रियाओं का निरंतर उपयोग करेंगे तो क्या हमारी प्रक्रिया वो दीन प्यारेलाल खंडेलवाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे के मानवीय स्पर्श वाली होगी। ये सवाल अपनी जगह स्टैंड भी करता है और बदलती हुई परिस्थितियों में इसको बदलना होगा, ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन बीजेपी तकनीक को लेकर आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी आज से जो प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान में हैं, वो आज से 20-25 साल पहले के उनके इंटरव्यूज़ में वो कह चुके हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत प्रिय है। तो जाहिर तौर पर जब बीजेपी के मुखिया, जो कि देश के भी मुखिया हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगी। बात करेंगे आज इसी विषय पर कि कार्यकर्ता विद तकनीक, तकनीक और कार्यकर्ता कितना जरूरी कितना, और ये कितना धारदार और बनाएगा बीजेपी को, कई सवाल रहेंगे। हमारे साथ हैं संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन, बहुत स्वागत। जेपी धनोपिया जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, और प्रवक्ता धर्म लंबे समय से वो निभा ही रहे हैं। सबसे पहले संदीप जी आपकी एक टिप्पणी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक मित्रों की तरफ आते हैं। शरद जी, दौर बदल रहा है, तकनीक का दौर आ रहा है, और जो आपने 5G वाली बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता जो ज़मीन पर काम कर रहा है उस पर तकनीक के जरिए तीसरी नज़र रहेगी बीजेपी की। जहाँ तक आपने कहा कि प्यारेलाल खंडेलवाल जी का दौर, कुशाभाऊ ठाकरे जी का दौर, वो दौर बदला है। आज अगर आप तकनीक का सहारा नहीं लेंगे तो आप कार्यकर्ता तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे और कार्यकर्ता जमीन तक बात नहीं पहुंचा पाएगा। इससे आपको जोड़ना पड़ेगा, जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हमें जाना पड़ेगा, ये 5 राज्यों के चुनाव पर, क्योंकि वहाँ जो आज चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको तकनीक का ही सहारा लेना है। सभाएं आप कर नहीं सकते ज़्यादा, रोड शो आप कर नहीं सकते ज़्यादा, तो जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक साधन है आपके पास कार्यकर्ता। और जब आप तकनीक का सहारा लेंगे तो कार्यकर्ता सीधे संपर्क में आपके रहेगा, और हमारा जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो ज़मीन पर वो काम कर रहा है, उसका फीडबैक आपके पास रहेगा। कुल मिलाकर के तकनीक का जब बेहतर उपयोग होता है तो उसका लाभ होता है, और अगर गलत रास्ता चुन लिया जाता तो नुकसान होने का भी डर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरी नज़र शब्द का उपयोग किया आपने, क्या मतलब समझे इसका? तीसरी नज़र ये कि कार्यकर्ता पर हमारी मिनट टू मिनट नज़र नहीं रहती। जब जीपीएस रहेगा तो हमें पता रहेगा कि जिसके पास ये मोबाइल है या जिसको हमने जिम्मेदारी सौंपी वो वर्तमान में कहाँ है, किस इलाके में है। झूठ जो बोलने की संभावना रहती है कई बार, वो खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल, आपने इससे इनकार नहीं कर सकते कि अब अगर संगठन महामंत्री और यहाँ संगठन के मुखिया अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर देखेंगे, भैया कहाँ हो, अब गंज बासोदा से निकल गए हाथी, पहुँच रहे अभी, बस अब समझे यहाँ 5 किलोमीटर है सर, 5 किलोमीटर। भैया लोकेशन तो बता रही है कि आप विदिशा में हो, तो आप ऐसा मत करो भैया, जो परंपरा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए आपने बहुत अच्छे से शुरुआत करी है, तो मैं वहीं से सूत्र को पकड़ूंगा कि इन द एरा ऑफ 5G व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि द प्लेसमेंट ऑफ रियल इंटेलिजेंस इन द एरा ऑफ वर्चुअल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी आपने बात कही है, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस एरा में हम रियल इंटेलिजेंस को कैसे प्लेस करें। और इसीलिए हम लोगों ने, जो हमारी कल्पना है कि बूथ समिति जिसमें 25 लोग लगभग होते हैं, बूथ अध्यक्ष होते हैं, बाकी लोग होते हैं, उसके साथ साथ हम एक पन्ना समिति बनाएं जिसमें लगभग 100 लोग होते हैं। और आप मानकर चलिए एक बूथ के ऊपर शरद जी औसतन 250 परिवार होते हैं। तो यदि 100 समर्थक और ये 25 हमारे मिल जाते हैं, ये 100 वो लोग हैं जो हमारे मानसिकता के हैं, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं हैं, पर हाँ वो मोदी जी को पसंद करते हैं, शिवराज जी को पसंद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियों को अच्छा समझते हैं। तो यदि आप सोचिए 250 परिवारों के बीच में से यदि 125 परिवारों तक हम पहुंच जाते हैं, और इसका फिर हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करें, हमारा बूथ अध्यक्ष हमारी नीचे की सबसे सक्रिय इकाई है,
जो हमारे 6 कार्यक्रमों को नीचे तक लेकर जाएगी। उसको 6 काम भी दिए गए हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो बूथ हमारी फंक्शनल फिजियोलॉजिकल यूनिट हो गई। अब इन बूथ की हम रचना करें, जैसे आज की डेट में शरद जी चुनाव हो रहे हैं तो लगभग 80 करोड़ मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं। ये 2,15,000 करीब आपके मतदान केंद्र हैं जिसके माध्यम से इसमें जाएंगे। तो 2,15,000 जब मतदान केंद्र प्रभारी आपके डैशबोर्ड के ऊपर रहेंगे, जिसके ऊपर फिर आप आएंगे तो मंडल और सेक्टर सब पूरी व्यवस्थाएं हैं, करते करते हम उनके प्रदेश अध्यक्ष तक और इवन प्रभारियों तक पहुंच जाते हैं। तो ये यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है कि आज हम अपने एक मोबाइल के ऊपर या हमारे आईपैड के ऊपर हम पूरे संगठन को हम जैसा चाहें वैसा संपर्क या संवाद कर सकते हैं। तो इसका लाभ तो होता है शरद जी। और आपने देखा 15 तारीख तक रियल रैलीज रोक दी गई हैं। तो ये तो चलिए कोविड की बात है, लेकिन आप यूरोप या और अमेरिका और बाकी देशों को देखेंगे तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं या डेवलप्ड लोकतंत्र हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं, वो धीरे धीरे वर्चुअल कम्युनिकेशन मोड पर जा रहे हैं। तो हम उसको यदि गेयर अप करते हैं और हमारा दिल्ली से चला मैसेज विद इन सेकेंड्स यदि इन 125 घरों में 250 में से डिलीवर होता है तो शरद जी मुझे लगता है आप बंसल न्यूज़ भी हमको थोड़ी तो दाद देगा साहब। तो मुझे लगता है इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन और डिजिटल वेरिफिकेशन करना, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे से मिलेगी। हम काम कर रहे हैं। धर्मप्रिया साहब, प्रशांत किशोर का कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट था कि कम से कम 2 दशक तक बीजेपी बड़ी मजबूत इरादे के साथ मैदान में डटी रहेगी, सत्ता की उन्होंने बात की। और जिस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे क्या होगा ये जनता का मन जाने, लेकिन तैयारी बड़ी मजबूत है। सर, अब ये बताइए, आप तकनीक का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल कि आप, बात सही है कि आप इस दौर में जहाँ कोविड जैसी चुनौतियाँ हैं, पेंडेमिक है, और इसके बाद अगर सब ठीक भी होता है तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन आप सेकंड्स में अगर अपनी बातें, अपने विचार पहुँचा रहे हैं तो सोचना तो आपको भी पड़ेगा, और हो सकता है आप सोच चुके हो और आप भी लगे हो इसी तैयारी में। देखिए शरद जी, कितने साल कौन रहेगा सत्ता में, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ प्रश्न है। लेकिन मैं तो आज नमन करता हूँ स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को। उनकी सोच कितनी व्यापक थी, उन्होंने कितना सोचकर इस देश के आगे ले जाने के लिए 21 सदी के लिए जो काम किए थे वो आपके सामने है। मुझे याद है कि जब राजीव गांधी जी मास्टर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे तो विपक्ष के नेता रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठकर गए थे कि भाई अब बस बेरोजगारी का जमाना आने वाला है, सारा काम मशीनें करेंगे। आज आप देखिए, कम से कम उसी बात को लेकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उपयोग किया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उस आविष्कार को आगे बढ़ाया, लेकिन निश्चित रूप से आज सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से ये जो आईटी और सारी चीजें हो रही हैं, ये कौन ला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ला रहे हैं, धनाढ़ता से ला रहे हैं। आप कार्यकर्ता पर अविश्वास करेंगे नहीं करेंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन अभी कार्यकर्ता को ओवरराइज तो खूब कर देंगे। 15-20 हजार रुपए के स्मार्टफोन के हाथ में दे देंगे, उसको बांध देंगे। आज भी एक भोपाल के नेताजी है, वो अपनी विधानसभा में यही करते हैं। आप साहब प्लीज, नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, निवेदन कर रहा प्रभु कहे तो ठीक है, वरना बंद कर दूं। अब आप ही बोलिए, घर जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। आज ये भोपाल के नेताजी हैं, उन्होंने अपने लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल की सीरीज दे रखी है पूरी, इतने मिनट में इतने यहाँ इकट्ठे होना है पूरा काम। तो ये जो आपका सिस्टम है ये कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देगा, लेकिन कार्यकर्ताओं पर अविश्वास भी करेगा। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अभी तक तो आप कहते थे कि अरे हमारे तो भैया कार्यकर्ता ओरिएंटेड है, कार्यकर संगठित हमारा है। अब कार्यकर्ता पे अविश्वास करना आपने शुरू कर दिया, क्या कारण, क्या स्थिति है? ये साफ तौर पर आज टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम लोग कल जो स्टूडियो में बैठते थे, आज अपने से आपसे बैठ के आपके साथ लाइव डिस्कशन में जुड़े हो गए। टेक्नोलॉजी अपेक्षा होती है, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कार्यकर्ता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि आपका मोबाइल रख के हमेशा साथ में घूमता रहेगा और आपको आपकी सुनता रहेगा, बताता रहेगा मैं यहाँ हूँ। अरे सुनिए साहब, किसने कह दिया आपको ये सब? लोगों को ओवरराइज करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, उनको पैसा देने का तरीका ढूंढना है, उनको नेट पे नाम डलवाने का ढूंढना है। ये पैसा बांटने का आपका एक षड्यंत्र है, लोगों को ओवरराइज करने का षड्यंत्र है। अच्छा, कहाँ से खरीद रहे हैं हम इतने मोबाइल? कब ले लिया आप बताइए? है, दे रहे हैं, कर रहे हैं आप लोग। कहाँ एक आध तो बताइए। क्या करते कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी, सर आप ये हवा में लठ मारते हो इसीलिए पब्लिक पसंद नहीं करती आपको। संभावना है कार्यकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से जोड़कर। धर्मप्रिया जी, एक प्रश्न मेरा भी है, एक प्रश्न छोटा सा मेरा भी है। ये बताइए, आपके आरोप
चुनाव के मुद्दे बदल जाएंगे। धनोपिया जी मेरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी सर टेक्नोलॉजी का देखिए कोलेटरल डैमेज है कि आपकी आवाज नहीं सुन रहे हो। नहीं सुनेंगे आप लोगों की। सर मुझे होगा स्मार्टफोन का और उसमें नेट के पैसे दिए जाएंगे, कल पेट्रोल दिए जाएंगे, ये कार्यकर्ताओं को बोलेंगे मेरे को आवाज ही नहीं आ रही कर रहे हैं आप लोग। सर मुझे ये बताइए क्या इससे बीजेपी को आप फायदा देखते हैं, नहीं देखते हैं? फायदा नहीं है, कार्यकर्ता बहुत होशियार हो गया है, सब समझते हैं। आज की तारीख में कार्यकर्ता समझता है, वो डाल देगा मोड में कि साहब लग ही नहीं रहा, बिजी है, ढूंढते रहना। आप कहाँ लगे हो? आप अभी बोल रहे थे आप कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचा रहे, अब बोल रहे हो कि उसको नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं में विश्वास क्यों हो रहा है? कार्यकर्ताओं में इतना क्यों कर रहे हैं? हम तो आज भी हमारे अभी जो कहा आपसे, ऑलरेडी कमलनाथ जी रोज कम से 1500 लोगों से बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, लोग आते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं। चलिए मैं लौटता हूँ, दूसरे दौर में फिर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये अविश्वास करके कार्यकर्ताओं पर अच्छा नहीं कर रही है। संदीप जी मुझे ये बताइए। सर 10 सेकंड बोल दूं? हाँ बोलिए। सर केवल मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि देखिए पूरी व्यवस्था जो है ये स्वपोषित है, हर आदमी के पास एंड्रॉयड है, तो जैसे अब सारी स्कीम्स को उस पर जोड़ा गया है, केवल ऐप डाउनलोड किया जाता है शरद जी इसके ऊपर। तो मैं धनोपिया जी को नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन आप लोगों को अद्यतन बनाना चाहता हूँ कि हमने एक ऐप डेवलप किया है, उस ऐप से हम बूथ को संचालित, बूथ और बाकी एक्टिविटी को करेंगे, जैसे नमो ऐप होता है ऐसे संगठन के लिए उस ऐप को उस मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी मोबाइल नहीं किसी को नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ पैसा खर्च करने का नहीं सुनेंगे धनोपिया जी। आप देखो हो क्या गया धनोपिया जी, कालांतर में हम लोग तो मोबाइल पे और 5G पे आ गए हैं, लेकिन आप लोग बैलगाड़ी पे चले गए। अमेरिका में 7G पे बात हो रही है, आप कहाँ लगे हुए? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग बैलगाड़ी पे चले गए हैं आज, तो इसीलिए आप देखिए आप पूरी पटरी छोड़े दे रहे हैं। चलिए आते हैं हम। सम्मान करिए, राजीव गांधी जी के प्रति 2 शब्द तो अच्छे बोलिए, इसके बाद आगे बात करिए। जिस व्यक्ति आप तो बैलगाड़ी से 7G पे आ जाइए, बोलिए। चलिए मुझे ये बताइए संदीप जी, मुझे ये बताइए कि तकनीक के इस दौर में तकनीक से मुंह फेरने की कोशिश करना तो उचित नहीं है, और कांग्रेस ने भी कोई मुंह नहीं फेरा हुआ है। वो बाकायदे उसकी आईटी टीम उसकी आईटी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में तो ये दावा भी बार बार सामने आता है कि उसकी आईटी टीम बीजेपी की तुलना में भी कई बार बीजेपी को पीछे छोड़कर आगे भी बेहतर काम करती नजर आती है। राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम भी हम सुनते हैं कि वहाँ भी एक एक चीज़ वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता आता है जो कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड किए जाने हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी इस प्रक्रिया को, क्योंकि 10 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा बीजेपी का है और निश्चित तौर पर इतना बड़ा वर्कफोर्स उसके पास है, तो आपको उस पर तकनीक के ज़रिए संवाद की एक कड़ी भी बनाना होगा और निगरानी भी रखनी पड़ेगी कि अगर हमने आपको दायित्व तो दिया है। आजकल बड़े बड़े जो ब्रिजेज़ हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए विजिट नहीं होते। मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और टेक्निकल टीम बैठती है, ड्रोन हवा में उड़ते हैं, एक एक जगह जाते हैं, और इस तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं वहाँ कंप्यूटर पे कि वो उसी इमेजेस के सहारे आपको पूरा विश्लेषण बता देते हैं कि ये डैम यहाँ से इसकी डेप्थ थोड़ी कम लग रही है, यहाँ से और बढ़ाई जानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर कल ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होंगे जो दोनों ही पार्टियाँ खरीदना भी चाहेंगी। बीजेपी इसमें आगे है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बीजेपी के पास जो बात धनोपिया जी कह रहे हैं शायद वो भी बात है कि शौक है तो व्यक्ति पैसा भी खर्च करता है उस तकनीक के लिए। और आप क्या सोचते हैं? लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि इमोशंस का भी उतना ही रोल है जितना मशीन्स का रोल है। आप जितनी बेहतर मशीन्स लेकर आएंगे, लेकिन उनको हैंडल करने वाले जितने संवेदनशील लोग लेकर आएंगे, संगठन मंत्री बहुत ही गैजेट सेवी हों, लेकिन वो उतने ही कार्यकर्ता सेवी भी हों। वो डॉक्टर वाजपेयी के चेहरे पर भी वो पढ़ लें जो डॉक्टर वाजपेयी कह नहीं रहे। इसकी कमी दोनों ही पार्टियों में। शरद जी ये बात सही है कि कोई दौर तकनीक का है और हर हाथ में मोबाइल है आज की तारीख में, तो वो तो आपको सहारा लेना ही होगा। इसे चाहे मजबूरी में लें या स्वेच्छा से लें, बगैर उसके आप जनता तक पहुंचने के रास्ते कठिन हो चले हैं। जहां तक आपने भावनात्मक की बात कही है, तो ये उन लोगों के सामने चुनौती होगी जो सबसे शीर्ष पे बैठे होंगे,
क्योंकि कार्यकर्ता वही अपेक्षा करेगा। जब वो अपने नेता से मिलता था तो भाव विभल हो जाता था, बड़े अच्छे तरीके से बात होती थी, लेकिन जब वो तकनीक से मिलेगा, अगर वही विचार रहा, वही संवाद का तरीका रहा, तो मुझे लगता है कि वो कड़ी और मजबूत होगी। क्योंकि कार्यकर्ता वर्षों में बड़े नेता से मिलता है, लेकिन जब संवाद उसका हर वक्त रहेगा या समय समय पर होता रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में इसका तकनीक का बेहतर उपयोग किया गया तो कार्यकर्ता और नेता के बीच संवाद और संबंध मजबूत होंगे। और हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, चूक हो, जहां चूक हो, गड़बड़ी होगी, उसे नुकसान भी होगा इन चीज़ों का। यहाँ बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें तो होंगी नहीं। अगर किसी ने हैक कर लिया तो अपोजिशन पार्टी ने आपकी एक क्रूशियल मीटिंग को हैक कर लिया और उस मीटिंग के सारे आपके संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और किसको टिकट जा रहे हैं, आपने बाहर के हैकर्स की मदद से वो सब कुछ हैक कर लिया, तो ये भी एक चैलेंज तो रहेगा। तो मुझे लगता है ये दरअसल निगरानी रखने की और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की और युद्ध की कमांड्स देने की प्रणाली के तौर पर ही उपयोगी होगी। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। और देखिए और मैं इसके प्रयोग बताता हूँ। ये तो एक चीज़ होगी जो आपने रखी है, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं साहब हम लोग काम करते हैं। हम लोग साहब 50-50 हज़ार जैसे हमने कार्यकर्ताओं का कैडर निकाला, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, उसका जिले के पदाधिकारी गण और मंडल अध्यक्ष, मान लो ये सब निकाल लिए हमने। तो इनके साथ विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद, एक किटी बनाई हमने। इन सब के साथ ऑडियो ब्रिज हो जाता है। ऑडियो ब्रिज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठते हैं, महामंत्री संगठन सुहास भगत जी हैं, हितानंद जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। तो सबकी बात हो जाती है शरद जी आपस में। फिर किसी को यदि सवाल पूछना है तो बाकायदा उसमें ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि इसमें इंटरैक्टिव इंटरफेस रहता है, तो उसका उपयोग करते हुए हम सवाल भी ले सकते हैं। ऐसे ही फिर आप आ जाइए तो आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग केवल बैठ के नहीं, कार्य समितियाँ नहीं, राष्ट्रीय कार्य समिति हो, प्रदेश कार्य समिति हो, मंडल, सब वर्चुअल हो चुकी है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने वीडियो प्लेटफॉर्म पे उसको किया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमने जितनी हमारी स्ट्रैटेजिक मीट है, चुनाव प्रबंधन जो है, जैसे 28 उपचुनाव जो हुए थे, उसमें सर हमने वृहद रूप से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था। आपको भी ध्यान होगा ये बात, तो उस समय भी कोविड महामारी का दौर चल ही रहा था और सेकेंड वेव यानी डेल्टा वेव थी, खतरनाक थी, लेकिन हमने उसका उपयोग भरपूर किया। और चाहे ऑडियो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वीडियो टेक्नोलॉजी हो, सब हम तो तैयार है करने के लिए। और मैं कल कैलकुलेट कर रहा था शरद जी कि मीडिया के इस दौर में आप देखेंगे प्रिंट मीडिया से डिजिटल की तरफ ट्रांसमिशन हो रहा है, आप देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है। डिजिटल मीडिया, वीडियो मीडिया भी आप देखेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कहते थे, वो भी डिजिटल की तरफ उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो एक बड़ी मात्रा में डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा इंटरैक्टिव होता चला जा रहा है, जो सबसे छोटा था, केवल एसएमएस से शुरू हुआ था, आपको ध्यान हो शरद जी। तो एसएमएस से बढ़ता बढ़ता वॉइस एसएमएस, फिर एमएमएस, फिर सारी चीज़ें लिंक सिंक सब होता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म विकट होता जा रहा है। और आप मानिए यदि इसका उपयोग हम करेंगे, बहुत खूबसूरत डैशबोर्ड बनता है। आज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, तेलंगाना के राज्य में मैंने तो स्टडी किया था इसको सर, एक एक ग्रेन मूवमेंट होता है, ग्रेन मूवमेंट। लोग बात करते हैं किसकी सर, व्हीकल मूवमेंट की, कि जीपीएस पे देखते हैं। उनके यहाँ सर डैशबोर्ड बना हुआ है, वो 1 किलो गेहूं तक देख के चलते हैं कि वो यदि यहाँ से चला है तो वो हितग्राही के घर तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो साहब आदमी झूठ बोल सकता है, मैं आप दोनों से बहुत विनम्रता से बोलूँगा, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि आपने उसको झूठ नहीं बुलवाया तो कभी झूठ नहीं बोलता। डिजिटल सिग्नेचर मिलते हैं आपको। मैं अपने एक मित्र का जो एक बड़ी कंपनी में है, उनका छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ, तकनीक कहाँ पहुँच गई। वो बताते हैं कि हम जब अपने ऑफिस में काम ख़त्म करते हैं तो एचआर से मिलना ज़रूरी एक बार रहता है। वो हमको बड़ी विनम्रता से बताता है कि वो बता रहे थे कि वो साउथ इंडियन है एचआर हेड हमारे, वो हमसे कहते 3 बार सिगरेट पिया आपने, थोड़ा कम करो इसको। बीपी सुबह नॉर्मल था, शाम को थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, चाय ज़्यादा नहीं पीते, टॉयलेट पे कम जाते हो, किडनी पे असर आएगा। ये वो दौर है सर, आपको पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में निगरानी भी कह लीजिए उसको और आपकी मदद भी कह लीजिए। धनुप्रिया जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजीव गांधी इस क्रांति के जनक थे और उस पार्टी का झंडा इसमें आगे रहना ही चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी इस टेलीकॉम क्रांति हो या कंप्यूटर क्रांति हो, उसके लिए एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने उस समय काफ़ी काम किया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आप भी, आपकी पार्टी भी इसमें बराबर आगे रहेगी, बिना इसके अवगुणों की तरफ, तथाकथित अवगुणों की तरफ ध्यान देते हुए।
मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर पूरी तरह सक्रिय है, सारे काम सब चलते हैं। आज भी मैंने कहा ना कि इनके यहाँ स्वयं इस बात को रिकॉर्ड पाया कि कोई शिवराज सिंह डाबी थे, उनको इसलिए हटा दिया गया था, कांग्रेस की फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और आप भारतीय जनता पार्टी की नहीं बढ़ पा रही। इससे पता नहीं लगा सकते कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन चूंकि अब आपका सूचना तंत्र खराब है सर। कार्यकर्ता पर आप तो लगातार गलत सूचनाएं दे रहा कोई, पहले आप में भी आप बहुत गलत बोले थे। आप इस बात को देखिए कि आप कार्यकर्ता को कहां ले जाने की बात कर रहे हैं, उस पर बात हो रही है। हम टेक्नोलॉजी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम और आप सब आगे शरद जी कह रहे हैं आप तो बैलगाड़ी छोड़ के आ जाइए 5G पर। लेकिन डॉक्टर साहब, कार्यकर्ता जो मिसकॉल की फर्जी लिस्ट थी ना आपकी, अरे आप बैलगाड़ी छोड़कर कब आएंगे 5G पर, वो ये पूछ रहे हैं। आपकी मेंबरशिप की 5G पर तो आएंगे ना धनोपिया जी, और लोग गुमराह करते रहोगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। उनको उम्मीद नहीं। चलिए 5G पर आएगी कांग्रेस भी। मिसकॉल की फर्जीवाड़े की पार्टी थी। अब ये देखो वो कांग्रेस की बात करेंगे ही नहीं। फर्जी करने में, काम करने में भाजपा बहुत आगे है। जी जी, कांग्रेस से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है राजनीति में आरोप लगाने की परंपरा बड़ी समृद्ध है और ये रहनी चाहिए लोकतंत्र में। अब ईश्वर न करे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ये सवाल हो जाए कि कल एक प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो जो आरोप लगाती रहे, लेकिन ईश्वर ना करे कि कम से कम आरोप लगाने के लिए तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी और जेपी धनोपिया जी के ही। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, दर्शक भी देखेंगे कि रात को 8 बजे बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्विटर जो है वो ऑटो मोड पे चले जाता, उसमें ऐसे रिस्पॉन्सेस आपको एक जैसे मिलेंगे। हर 10 दिन में वो ट्वीट लगातार होते हैं 8 बजे बाद एक जैसे। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद धनोपिया साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सवालों में अफसरशाही। नमस्कार।